Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and today we are going to study the social science book, social studies book of class 6th। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 6th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इट इज द बुक ऑफ 6th क्लास सोशल स्टडीज एंड इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक। और ये है इस बुक का फर्स्ट लेसन, व्हाट, वेयर, हु एंड व्हेन। दिस बुक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये बुक जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। एंड वी आर स्टडिंग द पार्ट हिस्ट्री एंड द फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री। और हम लोग पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री वाला पार्ट, यानी इतिहास का जो पार्ट है इस बुक में। बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें से जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसका जो फर्स्ट लेसन है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेसन एंड वी हैव स्टडीड 2 वीडियोज ऑफ दिस लेसन। हम लोग पढ़ चुके हैं 2 वीडियो इस लेसन के एंड इट इज द 3rd पार्ट ऑफ दिस लेसन। और ये आज का जो वीडियो है वो इस लेसन का 3rd पार्ट है। सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोज, तो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखें। आप जो पहले के 2 वीडियो में दे चुका हूं इस लेसन के वो आप देखें, ताकि आपको कंप्लीट जो लेसन है वो अंडरस्टैंड हो सके, समझ में आ सके। बट आई वॉन्ट टू गिव यू ए ब्रीफ समरी बिफोर स्टार्टिंग द टूडेज पार्ट। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक समरी आपको देना चाहूंगा। एक संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या स्टडी की है। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में एक बार वो सारी चीजें रिकॉल हो जाए, वापस आपके याद आ जाए आपको। और आज के जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आज का, उससे आप कनेक्ट हो पाए, आप जुड़ पाए। मैं आपको कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि जो भी वीडियो आप देखें उसको बहुत ही ध्यान से देखें। Watch the videos carefully so that you can able to understand the things and concepts, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट्स और चीजों को समझने में सक्षम हो सकें। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप देखें वीडियोस को। डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन्स नेम इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस लेसन का नाम है क्या, कहाँ, कैसे और कब। एंड दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू अवर हिस्ट्री। और ये जो चीजें हैं ये अपनी इतिहास के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में कही गई है कि इतिहास में क्या है, कहाँ है, कैसे है और कब हुआ। ये लेसन स्टार्ट होता है रशीदा एक गर्ल है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ती है, जो अखबार पढ़ते पढ़ते उसके सामने एक लाइन आती है 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। तो उसको लगता है कि 100 साल पहले की चीजों का कैसे पता चल सकता है किसी को, कैसे देखा होगा, क्योंकि 100 साल उम्र मानी जाती है मनुष्य की। तो उससे पहले का जो चीजें हुई है 100 साल से पहले, तो वो कैसे पता चल जाती है, ये एक उसके माइंड में क्वेश्चन आ गया था। तो उसी के आंसर में ये लेसन स्टार्ट होता है। और सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। हिस्ट्री वो चीज है जो हम पुरानी बातों को जब स्टडी करते हैं, पिछली जो घटनाएं हुई थी, पास्ट को जब हम सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं, व्यवस्थित रूप से अनुसंधान करते हैं, पुरानी बातों को जब व्यवस्थित रूप से उसकी स्टडी की जाती है, अनुसंधान, उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री हमें क्या बताती है ये भी हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री हमें बताती है पुराने लोगों के बारे में, कैसा उनका कल्चर हुआ करता था, कैसे उन्होंने बैटल्स यानी युद्ध लड़े, कैसे साम्राज्य खड़े हुए और गिरे। तो बहुत सारी पुरानी बातें हिस्ट्री हमें बताती है। और यहाँ पर एक चीज और हमें बताई गई कि प्री हिस्टोरिकल जो टाइम होता है ये वो टाइम कहलाता है जबकि जिस जमाने में जो इंसान था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था और उस जमाने के सबूत नहीं है आज हमारे पास।
एविडेंस नहीं मिलते हैं उस जमाने के, वो प्री हिस्टोरिक टाइम कहलाता है। और फिर उसके बाद जो पॉइंट था वो ये था, वाई स्टडी इट, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हम पढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज हमें बताया गया था कि हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे ह्यूमंस ने यानी मनुष्यों ने डिस्कवर और इन्वेंटेड यानी कैसे आविष्कार किया वेरियस थिंग्स का, अलग अलग चीजें जो आज हम देखते हैं उनकी कैसे खोज हुई, इंसान ने कैसे उनको आविष्कार किया। ऐसे ही हिस्ट्री हमें बताती है लोगों की आजीविका के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, और कैसे कपड़े वो पहनते थे, कैसे वो खाते थे और कैसी लैंग्वेज वो बोलते थे। तो इनके बारे में भी हमें पता चलता है हिस्ट्री से। ऐसे ही थर्ड पॉइंट पे हमने पढ़ा कि लोगों ने पूरी दुनिया की खोज कैसे की, नए नए स्थानों पर लोग कैसे पहुंचे, कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में लोग पहुंचे, इसकी यात्राएं कैसे की उन्होंने, हजारों किलोमीटर की। ये सारी चीजें भी हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है। और साथ में हमने लास्ट पॉइंट में ये पढ़ा कि हिस्ट्री हमें बेटर डिसीजन लेने में मदद करती है। जो गलतियां इतिहास में हो गई, जो गलतियां हमारी हिस्ट्री में लोगों ने की, वो हम अब नहीं करें, उससे हम सबक लें और अपना जो डिसीजन है वो बेटर डिसीजन लें। ये हिस्ट्री इसमें भी हमें मदद करती है, इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा वाई स्टडी इट। उसके बाद में समरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि टू सम इट अप, इसके समरी अगर अपन इसकी देखना चाहें तो हिस्ट्री हमें हमारे प्रेजेंट स्टेट में हम कैसे पहुंचे हैं, आज जिस स्थिति में है मानव, वो उस स्थिति में इंसान कैसे पहुंचा है, वो हमें हिस्ट्री बताती है। और ये हमारे भविष्य को विजडम से यानी बुद्धिमानी से और इनसाइट यानी सूक्ष्म दृष्टि से भविष्य को देखने और भविष्य को एक बहुत अच्छा आकार देने के लिए हिस्ट्री हमारी मदद करती है। इसी के साथ हमने पढ़ा कि हेरोडोटस नाम के एक ग्रीक हिस्टोरियन हुए थे 5वीं सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा वाई हाउ जियोग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, यानी धरती पर जो विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं पठार है, कहीं रेत के टीले हैं। ये जो भूगोल, इसको भूगोल कहा जाता है, इंग्लिश में इसको जियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी कैसे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करती है। तो जैसे अलग अलग जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होते हैं, कहीं पर नदी है, कहीं तालाब है, कहीं रेत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है। तो जैसी परिस्थिति में आदमी रहेगा तो वो परिस्थितियां उसके जीवन को प्रभावित करती है, उसके खाने पीने को प्रभावित करती है, उसके कपड़ों को प्रभावित करती है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में व्यक्ति रहेगा तो वैसे ही वो कपड़े पहनेगा, वैसे ही भाषा, वैसे ही वो खान पान होगा, वैसे ही उसकी भाषा डेवलप होगी। तो बहुत सारी चीजें, जियोग्राफी भी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अर्ली सेटलर्स इन इंडिया की, भारत में सबसे पहले सेटल होने वाले लोग कौन थे, यानी बहुत प्राचीन जो सेटलर्स यानी बसने वाले लोग कौन थे। तो हमने पढ़ा कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा रिवर के आसपास का जो एरिया है, वहां पर सबसे पहले बसने के, सेटल होने के कुछ प्रमाण मिले हैं। और मैंने आपको इस मैप में ये भी बता दिया था कि नर्मदा कहाँ पर है, ये हमारा इंडिया है और ये नर्मदा रिवर है। इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले जो अर्ली सेटलर्स हैं, जो प्राचीन समय में लोग सबसे पहले यहाँ पर बसे थे, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और ये जो लोग थे, जो नर्मदा के नदी के जो बैंक पर यानी किनारों पर बसे थे शुरुआत में, ये क्या थे, ये गैदरर और हंटर्स थे, यानी शिकारी और चीजों को इकट्ठा करके अपना जीवन व्यापन करने वाले लोग थे। इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था कि ये तो थे कि सबसे पहले बसने वाले लोगों का ये नर्मदा नदी के बैंक पर मिलता है प्रमाण। लेकिन जो सबसे पहले जिन्होंने फसल उगाई, सबसे पहले फसल उगाने वाले जो लोग थे वो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं, जो अभी पाकिस्तान में हैं, मैंने आपको बता दिया था। इसमें ये के जो लिखा हुआ है वो किरथर और एस जो लिखा है वो सुलेमान। ये सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं, ये इनको मैंने आप यहाँ पर इंडिकेट किया है ताकि आप इनको
पता चल सके आपको कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहाँ हैं। अभी ये पाकिस्तान में है, लेकिन कभी ये हिंदुस्तान में ही थी। तो यहाँ पर कुछ प्रमाण मिले हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने फसल उगाई। और ये कैसी फसल थी? ये गेहूं और जौ की फसल थी, वीट और बार्ले की। और ये लगभग 8000 साल पहले ये फसलें उगाई गई यहाँ पर। और ये लोग एनिमल रियरिंग भी करते थे, यानी पशुपालन भी करते थे, जैसे शीप, गोट एंड कैटल, गाय, भेड़, बकरी और मवेशी। तो ये सबसे पहले जो सेटलर्स थे वो तो नर्मदा के बैंक पर थे। और जो सबसे पहले क्रॉप उगाने वाले थे, जो फसल उगाने वाले लोग थे, वो सुलेमान और किरथर की जो हिल्स है वो वहाँ पर वो लोग मिले हैं, उनके होने के प्रमाण मिले हैं। ये 8000 ईयर्स एगो, यानी उससे 8000 वर्ष पहले का प्रमाण ये मिलता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। और यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था जो आपने कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेसन का आगे का हिस्सा। लेट्स वॉच द वीडियो केयरफुली, ध्यान से वीडियो को देखिए। लाइकवाइज, जैसे कि लाइकवाइज का मतलब होता है वैसे ही। जैसे इन लोगों ने, ये जो लोग जिनके बारे में अभी पढ़ा कि जो अर्ली सेटलर्स थे वो नर्मदा के बैंक पर थे, बाद में जो क्रॉप ग्रोवर थे, जो क्रॉप जिन्होंने उगाई वो किरथर और सुलेमान की हिल्स के पास थे, वैसे ही लाइकवाइज यानी वैसे ही द गारो हिल्स गारो हिल्स ने देखा एग्रीकल्चर बीइंग प्रैक्टिस्ड वाइडली, यानी वाइडली का मतलब होता है बड़े तौर पर। एग्रीकल्चर यानी खेती को प्रैक्टिस यानी करते हुए, बीइंग प्रैक्टिस यानी करते हुए बड़े तौर पर। जो गारो हिल्स है उन्होंने भी खेती को बड़े तौर पर करते हुए देखा। यानी जो गारो की हिल्स है, गारो की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर भी खेती बड़े तौर पर की गई। ये गारो की पहाड़ियां कहाँ हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको मैप में बताया था कि सुलेमान और किरथर की हिल्स कहाँ है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा गारो की हिल्स के बारे में। ये तो थी किरथर और सुलेमान की हिल्स जो पाकिस्तान में है, ये अपना राजस्थान है। ऐसे ही ये मैंने देखिए यहाँ पहले से इसको इंडिकेट कर रखा है। ये यहाँ पर ये मेघालय है। यहाँ पर मेघालय में गारो हिल्स है। मैंने देखिए एरो बना रखा है यहाँ पर। ये मेघालय में गारो हिल्स है, यानी इंडिया के ईस्ट में, यानी पूर्व दिशा में। यहाँ पर मैं आपको आपको आसानी से इंडिया का मैप दिख रहा होगा और उसमें गारो हिल्स यहाँ पर है और किरथर और सुलेमान की हिल्स यहाँ पर है। ये किरथर और सुलेमान तो ये आ गया नॉर्थ वेस्ट में और ये ईस्ट में। तो ये जो गारो हिल्स है जो कि मेघालय में है, यहाँ पर भी ये बड़ी मात्रा में कृषि करते हुए गारो की हिल्स ने देखा है। द वेस्ट रीजन, वेस्ट का मतलब होता है व्यापक या बड़ा। द वेस्ट रीजन एक व्यापक क्षेत्र यानी बड़ा क्षेत्र अलोंग द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। एक बड़ा क्षेत्र अलोंग यानी साथ में, द रिवर इंडस नदी कहते हैं सिंधु नदी को, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के पास का एक बड़ा रीजन यानी क्षेत्र, एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियां। जो बड़ी नदियां होती है उसकी सहायक नदियां भी होती है, यानी साथ साथ में चलती है। तो जो इंडस रिवर है यानी सिंधु नदी और इसके जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास में लगा हुआ एक बड़ा क्षेत्र यानी वो भी, वहां भी देखा गया द राइज ऑफ फर्स्ट सिटीज। वहां पर पहले जो शहर हैं उनका राइज यानी उद्भव, यानी पहले सबसे शुरुआत के जो सिटीज थे, जो शहर थे, वो कहां देखे गए? वो देखे गए इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी और उसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास ये पहले फर्स्ट सिटीज यानी पहले शुरुआत के शहर, उनका उद्भव, राइज यानी उनका उद्भव यानी उनका प्रारंभ होना देखा गया इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया है।
कॉन्टिनेंट यानी होता है महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप, भारत को उप महाद्वीप माना जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो सिटीज थी, जो शहर बने, वो सिंधु नदी और उसके आसपास की उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, वो वहां पर उनके तटों पर उसके आसपास पहली सिटीज बनी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा मैप में सिंधु नदी कहाँ है। मैं हर चीज आपको बताता जा रहा हूं मैप में, ताकि आपको नॉलेज में आता जाए। देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, आप जानते हैं इसको। ये आई मैंने लिख रखा है इंडस के लिए। ये सिंधु नदी है जो अपने कश्मीर में लद्दाख से निकलती है और ये पाकिस्तान में से होती हुई जाके ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, अरब सागर में। तो ये सिंधु नदी है, आप देख पा रहे हैं, और इसके सहायक नदियां भी बहुत सारी है। तो ये जो एरिया है यहाँ से, जो आप लद्दाख से पास से होता हुआ, पाकिस्तान में से होता हुआ, और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ये बहुत ही प्राचीन नदी है, आज भी बहती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के पानी के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद कई बार होता रहता है। भारत में पानी की कमी रहती है कई बार, तो सिंधु नदी का पानी भारत से पाकिस्तान में जाता है। तो कई बार ये मांग उठती है कि उस पानी को रोक करके भारत की आवश्यकता को पूरा किया जाए। लेकिन सिंधु नदी का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन नदी है ये सिंधु। और सिंधु के कारण से ही हिंदू शब्द बना बाद में, क्योंकि सै को है कहते थे। ये जो ईरान की साइड से जो लोग आए भारत में, वो सै को है पुकारते थे, तो सिंधु से हिंदू बन गया। तो ये बहुत ही प्राचीन नदी है, इंडस रिवर कहते हैं इसको, सिंधु नदी। तो पहले पहले जो शुरुआत की जो सिटीज बनी, जो शहर बने शुरुआत में, वो इंडस रिवर के बैंक पर और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज थी यानी उसकी सहायक नदियां थी, उनके आसपास पहले शहरों का प्रमाण मिलता है। वाइल यानी जबकि लार्ज सिटीज फ्लरिश्ड, बहुत बड़े जो सिटीज थे वो फले फूले। फ्लरिश्ड का मतलब होता है फले फूले यानी आगे बढ़े। देखिए, सिंधु के तट पर जो शहर बने, वो शहर तो थे, शुरुआत के शहर सिंधु के तट पर थे, इंडस रिवर के बैंक पर थे। लेकिन जो बड़े शहर बाद में बने, वो बने थे गंगा नदी के तट पर। वाइल यानी जबकि, लार्ज सिटीज यानी बड़े शहर, फ्लरिश्ड यानी फले फूले, इन द गंगा वैली, गंगा की जो घाटी है, नदी के पास में घाटी होती है, तो गंगा की जो वैली यानी घाटी है, उसमें जो बड़े शहर है वहां फ्लरिश्ड हुए यानी वहां फले फूले। अबाउट 500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले गंगा नदी की जो घाटी है, गंगा वैली जो है, वहां पर ये फले फूले बड़े शहर, जिनमें से मैं एक नाम बताना चाहूंगा, पटना नाम बताना चाहूंगा मैं आपको। पटना अपने बिहार की राजधानी है, कैपिटल है अभी। उसको पहले नाम था उसका पाटलिपुत्र, आजकल उसको पटना कहते हैं। ये वही उसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत बड़ा शहर है, और जो प्राचीन शहर है, आज का नहीं है। पाटलिपुत्र का वर्णन बहुत पुराने समय से आता है। तो ये हम चीजें पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले शहर तो इंडस नदी के किनारे बने थे, लेकिन बड़े शहर जो फले फूले फ्लरिश्ड हुए बाद में, वो गंगा वैली के आसपास, गंगा वैली में फ्लरिश हुए यानी फले फूले। तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी है कि कैसे शहरों का निर्माण हुआ, शहर कैसे बसे और कहां पर बसे। ये लेसन जो है, इसमें हम व्हाट, वेयर, हाउ ये सब पढ़ रहे हैं, कैसे हुआ, कहां हुआ। तो हमने पढ़ा कि शहर कहां पर बसे, सबसे पहले लोग कहां पर बसे, तो नर्मदा के जो बैंक का इलाका है वहां बसे। सबसे पहले फसलें कहां पैदा हुई, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो ये अलग अलग चीजें कहां पर हुई शुरुआत में, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इन जनरल, सामान्य रूप से, पीपल यानी लोग प्रीफर यानी प्राथमिकता देते हैं, लिविंग यानी रहने की, इन फेवरेबल एनवायरमेंट। सामान्यतया लोग रहने के लिए प्राथमिकता देते हैं या प्रीफर करते हैं लिविंग इन फेवरेबल एनवायरमेंट, जो उनका पसंदीदा वातावरण, पर्यावरण होता है,
उसमें रहना वो पसंद करते हैं लोग। तो निश्चित रूप से जहां लोगों को अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा मौसम होगा, पानी वानी की पर्याप्त सुविधा रहेगी, वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे निश्चित रूप से। तो लोग अपन देखेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है, जितनी भी बातें हमने पढ़ी है, उसमें आपके सामने ये निकल करके आ गया है कि लोग अगर सबसे पहले बसे तो भी नदी के किनारे, नर्मदा एक नदी है, तो रिवर के बैंक पर लोग सबसे पहले बसे। जो सबसे पहले फसलें पैदा हुई तो वो पहाड़ियों में बताई जा रही है, लेकिन वहां भी आसपास ये जो इंडस रिवर है उसके आसपास ही है वो। और जो सबसे पहली सिटीज बनी वो भी कहाँ, इंडस रिवर के बैंक पर बनी। बाद में जो बड़ी सिटीज फ्लरिश हुई वो भी गंगा के किनारे हुई। तो ये हमें ध्यान में आता है कि नदियों के किनारे लोग बसते थे, क्योंकि वहां पर उनको फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता था। यही हम पढ़ रहे हैं, फेवरेबल एनवायरमेंट, यानी उनका पसंदीदा उनको पर्यावरण मिलता था। इन इंडिया, भारत में, ह्यूमंस फर्स्ट सेटल्ड, मनुष्य पहली बार सेटल्ड यानी बसे, ऑन द बैंक्स ऑफ द 3 बिग रिवर्स, 3 बड़ी नदियों के किनारे भारत में लोग बसे सबसे पहले। द इंडस यानी सिंधु नदी, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। ये 3 बड़ी नदियां हैं भारत की। इंडस यानी कि सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों के किनारे भारत में लोग शुरुआत में बसे। पावरफुल किंगडम्स यानी ताकतवर साम्राज्य, लाइक द मौर्याज, मौर्य साम्राज्य, द गुप्ताज यानी गुप्त वंश, एंड द मुगल्स और मुगल साम्राज्य, फ्लरिश्ड यानी फले फूले, इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक यानी भारतीय गंगा नदी के प्लेन्स यानी मैदान, भारतीय गंगा के मैदान, गंगा के जो मैदानी इलाके हैं, गंगा के आसपास जो मैदान हैं, उपजाऊ मैदान हैं, उनमें ये जो बड़े बड़े जो साम्राज्य थे वो फले फूले, जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, ये जितने भी पावरफुल किंगडम्स थे यानी जो ताकतवर साम्राज्य थे, ये सारे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी भारत के गंगा के जो प्लेन्स यानी मैदानी इलाका है वहां पर ये फ्लरिश्ड हुए। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इन निम्न कारणों के से वो भारत के निम्न कारण है। अभी हम कारण पढ़ेंगे, रीजंस पढ़ेंगे कि किन रीजंस से जो बड़े बड़े जो पावरफुल किंगडम्स थे, बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्य थे, वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में फ्लरिश्ड हुए, यानी भारत के जो गंगा नदी का मैदान है उसमें वो फले फूले। ऐसा क्या कारण था? दीज आर द रीजंस, ये वो कारण हैं जिसके कारण गंगा नदी के मैदान में ज्यादातर जो पावरफुल किंगडम्स थे वो फ्लरिश्ड हुए। एक तो बड़ा कारण था फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ धरती। ये जो गंगा के मैदान हैं यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ धरती पाई जाती है और आज भी बहुत अच्छी खेती यहाँ पर होती है। गंगा के कारण से सिंचाई की भी व्यवस्था है वहाँ पर। तो फर्टाइल लैंड, उपजाऊ धरती थी एक तो गंगा के मैदानों में। दूसरी जो चीज थी वो थी गुड क्लाइमेट, अच्छा जलवायु, न तो ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, एक अच्छी जलवायु, गुड क्लाइमेट, अच्छी जलवायु वहां पर है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। प्लेंटीफुल वाटर, पर्याप्त पानी, प्लेंटीफुल वाटर यानी पर्याप्त पानी मिलता है वहां पर। इजी ट्रांसपोर्ट, आसान यातायात थ्रू रिवर्स, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा आसानी से यातायात होता था। तो ये 4 कारण, ये 4 रीजंस हैं जिनके कारण से जो पावरफुल जो किंगडम्स थे, जो साम्राज्य थे, वो यहां पर फ्लरिश हुए। एक फिर से मैं बता दूं, फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ धरती, प्लेंटीफुल वाटर पर्याप्त पानी, गुड क्लाइमेट अच्छी जलवायु, इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स, रिवर्स के थ्रू यानी नदियों के द्वारा आसान यातायात, ये कारण थे। डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर रिटन वर्क। मैं आपको कुछ रिटन वर्क देना चाहता हूं, कुछ लिखित कार्य देना चाहता हूं। लुक एट द स्क्रीन।
स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। इट इज द बॉक्स विच इज गिवन हियर, एक बॉक्स यहां पर दिया गया है। ऑन योर ओवन, आप स्वयं करें, इसका मतलब यह है। बट आई एम टेलिंग यू आंसर आल्सो, लेकिन मैं आपको आंसर भी बताऊंगा इनका, आपको रिटर्न वर्क में करना है। बट डू द वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, लेकिन अच्छी हैंड राइटिंग में आप काम करें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेम्स ऑफ 4 हिमालयन माउंटेन पासेज। फाउंड द नेम्स ऑफ एनी 4 इन हिमालयन माउंटेन पासेज। पासेज का मतलब होता है रास्ते। जब पहाड़ के अंदर से रास्ता होता है उसको पास कहते हैं, हिंदी में दर्रा कहते हैं, दर्रा। तो पर्वतों में से कुछ ऐसे दर्रे हैं भारत में, प्रसिद्ध दर्रे हैं कुछ, पास कहते हैं इंग्लिश में, पासेज। तो यहां पर पूछा गया है फाइंड द नेम्स, नेम्स पता कीजिए ऑफ एनी 4 हिमालयन माउंटेन पासेज, किन्हीं 4 हिमालय के जो पर्वतीय दर्रे हैं, पासेज हैं, उनके नाम पता कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन लिखना है और ये नाम मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 बेनिहाल पास, ये यहां से आप देख के आंसर लिखना है आपको। बेनिहाल पास, ये पास का मतलब है दर्रा या रास्ता पर्वतों में से, ये पर्वतों में से आने वाले रास्ते हैं, बीच बीच में से प्रसिद्ध रास्ते। बेनिहाल पास हो गया। दूसरा है बुर्जिल पास। थर्ड है जेलेपला पास। जेलेपला, ये चाइनीज में या तिब्बती या उधर की भाषा में है, जेलेपला पास। और फोर्थ जो है वो काराकोरम पास, ये बड़ा प्रसिद्ध है, काराकोरम पास। तो ये 4 नेम्स, ये 4 नेम्स आपको इसमें लिखने हैं। ये 4 पासेज हैं जो प्रसिद्ध हैं, ये आपको इसमें लिखने हैं इसके आंसर में, फर्स्ट क्वेश्चन में। द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनी 4 रीजन इन्वेंडर्स। इन्वेंडर्स यानी हमलावर, आक्रमणकारी। फॉरेन यानी विदेशी, विदेशी आक्रमणकारी। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 4 फॉरेन इन्वेंडर्स, 4 विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पता कीजिए। 4 फॉरेन इन्वेंडर्स यानी 4 विदेशी आक्रमणकारियों या हमलावरों का नाम पता कीजिए। हु केम टू इंडिया, जो भारत में आए, थ्रू दीज पासेज, इन पासेज में से होकर। देखिए ये पर्वत जो है, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है और ये किसी को आने नहीं देता भारत में, अपनी रक्षा करता है। लेकिन कुछ बीच बीच में जगह है, कुछ पासेज हैं जहां से कुछ हमलावर आए भारत में। तो वो कौन कौन से पासेज हैं, 4 नाम अपन ने पासेज के लिख दिए थे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में। और अब ये पूछा है कि कौन कौन से ऐसे इन्वेंडर्स थे जो कि भारत में आक्रमण किया, इन पासेज में से होकर आए वो। तो मैं यहां पर मैंने लिखा है, यहां से आपको भी लिखना है। नंबर 1 महमूद गजनवी, फर्स्ट जो नेम है फॉरेन इन्वेडर्स का, विदेशी आक्रमणकारियों के नाम लिखने हैं, महमूद गजनवी। नंबर 2 मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद का एम लिखना है, कैपिटल और डॉट लगा देना है शॉर्ट में, मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। नंबर 3 मंगोल्स, मंगोल से आने वाले, जैसे चंगेज खां था, लेकिन मंगोल्स यहां पर लिखना आपको। मंगोल्स यानी मंगोलियन जाति थी एक, कई लोग आए मंगोल से, तो मंगोल्स हो गया। और नंबर 4 तुर्किश, तुर्की देश से भी कई हमलावर थे, तो तुर्किश। ये जो 4 फॉरेन इन्वेडर्स थे यानी विदेशी हमलावर थे, इनके नेम्स आपको लिखने हैं। मैंने आपको यहां पर स्क्रीन पर बता दिया है। यू कैन स्टॉप द स्क्रीन एंड राइट फ्रॉम स्क्रीन, आप रोक सकते हैं स्क्रीन से और वहां से आप लिख सकते हैं। It is the lesson number 1 and its answer. It is the lesson number question number 2 and its answer. You have to do. And there is more one question. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो भी आपको कर लेना चाहिए। इसमें आप सबसे पहले लिखें ऑन योर ओन, ये भी ऑन योर ओवन है, आपको स्वयं करना है। बट आई एम टेलिंग यू द आंसर। क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनी 2 मेजर किंगडम्स। फाइंड आउट यानी पता करें, द नेम्स यानी नाम, ऑफ एनी 2 मेजर किंगडम्स, किन्हीं 2 बड़े साम्राज्यों के, किंगडम यानी साम्राज्य, किन्हीं 2 मेजर किंगडम्स के नेम पता करें, दैट फ्लरिश्ड, जो फले फूले, इन द डेक्कन प्लेटू, दक्षिण के पठार में, बिफोर 880,
एडी। 800 वर्षों पहले 800 एडी का मतलब होता है ईसा मसीह। एडी क्या होता है ये अभी अपन पढ़ेंगे, अगला पॉइंट यही है अपना कि ये एडी, सीई, बीसी क्या होते हैं। लेकिन 800 एडी से पहले ऐसे कौन से मेजर किंगडम्स थे, जो बड़े साम्राज्य थे, जो कि 880 से पहले दक्षिण के पठार में, दक्षिण का पठार कौन सा है, ये जो नीचे का हिस्सा है भारत का, ये डेक्कन प्लेटू कहलाता है, दक्षिण का पठार। तो यहां पर कौन से दो साम्राज्य थे जो फ्लरिश्ड हुए, तो यहां पर मैंने लिखा है विजयनगर किंगडम, विजयनगर, फिर के लिखा है मैंने, यहां स्पेस छोड़ के लिखना आपको के, फिर डॉट लगा देना है, किंगडम का के लिखा है, विजयनगर स्पेस छोड़कर के, कैपिटल के लिख करके डॉट, विजयनगर किंगडम। नंबर 2 बहीमनी, बहीमनी और इसमें भी कैपिटल के लिख करके डॉट लगा देना, किंगडम। बहीमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये दो बड़े साम्राज्य थे जो दक्षिणी भारत में फ्लरिश्ड हुए, वहां फले फूले। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस इन रिटन वर्क। आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं रिटन वर्क में। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर विच यू आर डूइंग इन योर नोटबुक। जो भी क्वेश्चन आप नोटबुक में करते जा रहे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर आप लर्न भी करते रहें, याद भी करते रहें। ओरली एंड रिटन दोनों टाइप से, मौखिक और लिखित दोनों टाइप से। एंड यू कैन शो योर नोटबुक्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर रिटन वर्क। आप अपनी नोटबुक शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपना वर्क कंप्लीट करके। ओनली ऑन सैटरडे 8 AM to 10 AM, सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, सैटरडे को केवल आप अपनी नोटबुक शो कर सकते हैं। यू कैन सेंड योर नोटबुक्स बाय योर एल्डर पर्सन्स ऑफ योर होम, आपके घर के किसी भी एल्डर पर्सन के थ्रू आप भिजवा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ, टाइम हो गया है कंप्लीट आज का। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। डू योर वर्क कंप्लीट। सी यू एंड बाय।